हेलो बच्चों, कैसे हो। मेंडल का एकल संकर संघनन समझ में आ गया था तुम्हें अच्छी तरह से। क्रॉस कैसे कराते हैं समझ में आ गया पक्का। प्रभाविकता का नियम समझ में आ गया और साथ में समझ में आ गया पृथक्करण का नियम। कारक जिम्मेदार होते हैं वंशागति के लिए, ये आपको समझ में आ गया। कारक सदैव जोड़े में होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं बेटा हमारे अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है मेंडल का द्विसंकर संकरण। अंग्रेजी में कहा जाता है इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहा जाता है बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो सुनो। देखो, मेंडल साहब एक बार में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते थे, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अचानक मेंडल साहब के दिमाग में एक बात उपजी। अब वो बात क्या थी वो सुनो। मेंडल साहब ये जानना चाहते थे कि क्या, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात बहुत गौर से, कि क्या एक लक्षण की वंशागति, क्या एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित करती है या नहीं। वंशागति को प्रभावित करती है या नहीं, ये सवाल मेंडल साहब के दिमाग में आया कि क्या एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित करती है या नहीं। इस सवाल को ध्यान में रख लो, आज का हमारा टॉपिक इसी के आगे पीछे घूमेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये क्या है सुनो। अगर आपको ये ध्यान रखना है या ये जानना है कि क्या लक्षण एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो फिर एक काम करो, दो लक्षण की वंशागति का अध्ययन करने वाला क्रॉस कराओ। अभी तक आपने पढ़ाया था एकल संकर संकरण, उसमें हम एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते थे। अब हम दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे। तो जब आप दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए, जब आप दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए, क्या बेटा? करने के लिए क्या कराएंगे? क्रॉस मतलब संकरण कराएंगे। तो उसे क्या कहा जाएगा? द्विसंकर संकरण। क्या कहा जाएगा बेटा? द्विसंकर संकरण। तो कराएं क्रॉस, आ जाओ। उसके लिए हमें दो लक्षण लेने होंगे। अब मेंडल साहब ने दो लक्षण कौन से लिए वो देखो। एक तो लिया बीज की आकृति। क्या ली बेटा? बीज की आकृति। दूसरा लक्षण जो उन्होंने लिया मेंडल साहब ने, वो लिया बीज का रंग। क्या लिया बेटा? बीज का रंग। अब बीज की जो आकृति है वो आप जानते हैं दो तरह की है, या तो वो हैं गोल या फिर वो हैं बेटा झुर्रीदार। कैसे हैं बेटा? झुर्रीदार। जानते हो आप, राउंड और रिंकल। और बीज के रंग में भी दो वैरायटी है, या तो वो हैं पीले या फिर वो हैं हरे। समझ में आ गई बेटा बात? तो अब हमने दो लक्षण ले लिए हैं, एक लिया है बीज की आकृति, एक लिया है बीज का रंग। देखो आप समझदार हो, अगर एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मान लो अगर मैं सिर्फ बीज की आकृति का अध्ययन करता, किसका अध्ययन करता? बीज की आकृति का, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं हमारी F2 पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में बेटा? F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात कितना आता है याद करो एकल संकर संकरण में? वो आता है 3:1। याद करो, 3 लंबे बने थे, एक बोना बना था, कुछ याद आ रहा है? वहाँ लंबाई ली थी, यहाँ 3 गोल बनेंगे, एक झुर्रीदार बनेगा। कुछ याद आया कि नहीं आया? ऐसे अगर मैं सिर्फ बीज के रंग की वंशागति का अध्ययन करता, सिर्फ और सिर्फ बीज के रंग की, मुझे बीज की आकृति से कोई लेना देना ही नहीं होता, तो फिर वो भी मेरा कहलाता एकल संकर संकरण, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और वहाँ पर भी F2 पीढ़ी का जो लक्षण प्रारूप अनुपात आता, जो लक्षण प्रारूप अनुपात आता, वो आता 3:1। यहाँ 3 पीले होते और एक हरा होता। क्या इतना आप जानते हैं? लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम तो एक ही बार में बीज की आकृति और बीज का रंग, इन दोनों की वंशागति का अध्ययन करेंगे। और जब दोनों की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? द्विसंकर संकरण, डाई
हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस कराएं, आ जाओ। अब मेंडल के क्रॉस कराने की टेक्निक तो आपको आता ही है, याद करो। क्या करते थे मेंडल साहब, सबसे पहले शुद्ध पादप लेते थे, सही बात है। तो एक तरफ मेंडल साहब ने लिया शुद्ध गोल और पीला। क्या लिया बेटा, शुद्ध गोल पीला। आप कहोगे सर इस बार दो दो कैसे हो गए, तो बेटा द्विसंकर संकरण पढ़ रहे ना, इसलिए हो गए। और एक तरफ लिए शुद्ध झुर्रीदार, है ना बेटा, और हरा, शुद्ध झुर्रीदार हरा। अब गोल और पीला तो प्रभावी है, और झुर्रीदार और हरा क्या है, अप्रभावी। और शुद्ध का मतलब क्या समझाया था मैंने आपको, याद करो, जो निरंतर स्वपरागण से बनाया गया हो। अब इनमें से एक माता का चयन कर लो, एक पिता का चयन कर लो। जिसका चयन माता के रूप में किया है, मतलब फीमेल के रूप में किया है, याद करो उसमें क्या करते हैं, विपुंसन करते हैं, फिर थैलीकरण करते हैं। सही बात है कि नहीं है। अब अगर गोल वाले को मैं आर से दर्शा रहा हूँ, तो झुर्रीदार को मैं इससे दर्शाऊंगा। सही बात है, एकल संकर संकरण होता तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन पीला हरा भी तो है, तो पीले को मुझे इससे दर्शाना पड़ेगा, तो फिर हरे को मुझे इससे दर्शाना पड़ेगा। समझ में आ गई बेटा बात। डबल डबल क्यों हो गए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं द्विसंकर संकरण। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, द्विसंकर संकरण। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो फिर वही मेंडल की टेक्निक आपको लगानी है। सबसे पहले क्या कराया जाता है, इन दोनों के मध्य पर परागण। क्या कराते हैं बेटा, पर परागण। ये लीजिए, हमने इनमें कराया पर परागण, ठीक है। अब इधर वाले से देखो, इस वाले से यही युग्मक आ सकता है, और तो कोई वैरायटी आने के चांस है नहीं। इधर वाले से ये युग्मक आ जाएगा, और तो कोई वैरायटी आने के चांस है ही नहीं। मतलब सारे युग्मक ऐसे तो बनेंगे इससे। क्लियर। अब अगर ये दोनों आए, तो फिर यहाँ जो पीढ़ी उत्पन्न होगी वो कुछ ऐसी होगी। क्या ये बात सही है कि नहीं है, गौर से देख लो। शुद्ध गोल पीले और शुद्ध झुर्रीदार हरे को जब पर परागित कराते हैं, तो क्या ये F1 पीढ़ी उत्पन्न होगी या नहीं होगी। आप कहेंगे ज़रूर होगी सर। इसको देखकर बताओ ये दिखने में कैसा है। तो आपने कैपिटल आर को देख लिया, वो प्रभावी होता है स्मॉल आर पे, सही बात है। तो इसका मतलब दिखने में इस रूप से तो ये गोल है। फिर आपने कैपिटल वाई को देख लिया स्मॉल वाई पे, कैपिटल वाई प्रभावी होता है, इसका मतलब ये गोल पीला है। कैसा है बेटा, गोल पीला। तो आप देख सकते हैं झुर्रीदार और हरा रंग ने अपना प्रभाव नहीं दर्शाया है, सिर्फ गोल और पीले वाले ने अपना प्रभाव दर्शाया है। मतलब कैपिटल आर और कैपिटल वाई ने ही अपना प्रभाव दर्शाया है। इसे याद करो, प्रभाविकता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रभाविकता का नियम। बन गया, ये F1 पीढ़ी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर याद करो, F1 पीढ़ी जब हमारी बन जाती थी, तो F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हम इसका कराते थे स्वपरागण। क्या कराते थे बेटा, स्वपरागण। अब स्वपरागण में इसी के ही, स्वपरागण में क्या होगा, इसी के ही तो नरयुग्मक आएंगे, इसी के क्या बनेंगे, नरयुग्मक, और इसी के ही आएंगे अंड कोशिका। तो अब सवाल ये उठता है कि कितने प्रकार के तो बन सकते हैं नरयुग्मक, और कितने प्रकार के बन सकते हैं अंड कोशिका। इससे इससे किससे, इस वाले से। बना के देखें, आ जाओ। क्या एक ये नरयुग्मक बन सकता है, बिल्कुल सही है। क्या एक ये नरयुग्मक बन सकता है, बिल्कुल सही है। क्या एक ये नरयुग्मक बन सकता है, बिल्कुल सही है। क्या एक ये नरयुग्मक बन सकता है, बिल्कुल सही है। आप जरा बहुत गौर से देखो, क्या मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या ये 4 प्रकार के नरयुग्मक बन सकते हैं क्या, इस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, F1 पीढ़ी वाले से बन सकते हैं। अब अगर 4 प्रकार के नरयुग्मक बन सकते हैं, तो 4 प्रकार की अंड कोशिका भी तो बन सकती है ना, क्योंकि ये तो द्विलिंगी पादप होता है और हम इसका स्वपरागण करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाली अंड कोशिका बनने के चांसेस भी हैं, ये वाली अंड कोशिका बनने के चांसेस भी हैं, ये वाली अंड कोशिका बनने के चांसेस भी हैं, और ये वाली अंड कोशिका बनने के चांसेस भी हैं। अर्थात जब F1 पीढ़ी का आप स्वपरागण कराएंगे जो कि गोल पीला है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक 4 प्रकार के बनने के चांसेस हैं। अब जब 4 प्रकार के नर युग्मक बन सकते हैं, 4 ही प्रकार के अंड कोशिका बन सकती है मादा युग्मक, तो इनको जब क्रॉस कराएंगे, क्या कराएंगे बेटा, क्रॉस, तो सोचो वैरायटी भी कितनी बनेगी। जैसे हो सकता है एक बार
ये इससे क्रॉस कर जाए, तो इस केस में बन जाएगा ये लीजिए, सही बात है। हो सकता है एक बार ये इससे क्रॉस करे, तो उस केस में वैरायटी बनेगी ये। क्या ये बात सही है कि नहीं बताओ? बनेगी। हो सकता है एक बार यही वापस इससे क्रॉस कर जाए, उस केस में वैरायटी बनेगी ये। बताओ सही है कि नहीं है? हो सकता है यही एक बार इससे क्रॉस कर जाए, तो ये बन जाएगी हमारे पास ये वाली वैरायटी। बताओ सही है कि नहीं है? अभी तो इस पहले वाले को मैंने इन 4 से क्रॉस कराया है, अभी ये दूसरे नंबर वाला बाकी है, तीसरे नंबर वाला बाकी है और चौथे नंबर वाला भी बाकी है। अब 1 से ही 4 बन रहे हैं, तो फिर बाकी 3 से तो 4 और बनेंगे, टोटल बन जाएंगे 16। तो इसको इस तरह से ना भर के मैं आपको नया तरीका बताता हूँ। इसको बनाने का तरीका क्या है, उसको बोलते हैं चेकर बोर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? चेकर बोर्ड। अब कैसे बनाओगे वो देखो। ऐसे एक बॉक्स बनाओ 16 का। किसका बेटा? 16 खाने का। ऐसा आपको एक बॉक्स बनाना है, सबको बनाना है। ध्यान रखना, डाई हाइब्रिड क्रॉस खुद को बनाना आना चाहिए। अगर खुद को बनाना नहीं आता तो फिर तुम्हारा काम नहीं बन पाएगा। अब क्या करो, नर युग्मक को लिख दो इधर। ये मैंने लिख दिए हमारे नर युग्मक जो बनने के चांसेस थे। फिर यहाँ लिख दो मादा युग्मक को, ठीक है? ये मैंने लिख दिए मादा युग्मक को, ठीक है? ये लीजिए तैयार। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भरना आता है क्या आपको? जैसे ये वाला बक्सा मेरे को भरना है, ये वाला। तो इस बक्से में आप देखो कहाँ कौन कौन से आर हैं। तो इधर की और ये वाला आर आएगा और इधर की और ये है, सही बात है। तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दो। तो ये मैंने आर आर वाई वाई लिख दिया, देखो। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे मान लो मेरे को ये वाला बक्सा भरना है, ये वाला बक्सा भरना है। तो इधर ये वाले हैं, इधर ये वाले हैं, सही बात है कि नहीं बताओ? पक्का है? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस जोड़ के लिख दो, ये आर ये आर ये वाई ये वाई। अगर मान लो मुझे और कौन सा बक्सा भरना है, ये वाला बक्सा भरना है, तो इस वाले बक्से में ये यहाँ से आएगा और ये सेम ही यहाँ से आएगा ऊपर वाला। तो इन दैट केस में ये बन गया ये और ये बन गया ये। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? तो उसको बॉक्स को भरना आता है आपको? फटाफट फटाफट भर लोगे? पक्का भर लोगे अच्छी तरह से? देखो मैं इसको इसलिए नहीं भर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद इसको बॉक्स को भरें। और जब इस बॉक्स को भर लो पूरे के पूरे को, तो फिर एक काम और करना, इनके आर और वाई को देखो और देखकर ये लिखने की कोशिश करो कि ये दिखने में कैसे हैं। जैसे मान लो मैंने इस बॉक्स को भरा, ये वाला सेकंड नंबर वाला बॉक्स, तो इधर से आर ये आ जाएगा, इधर से आर ये आ जाएगा, इधर से वाई ये, इधर वाई ये आ गया। ठीक है? अब इसको देखो, इसको यहाँ से ये दिखने में कैसा है? गोल। जैसी बात है, कैपिटल आर प्रभावी होता है। इसको देखो, ये दिखने में कैसा है? झुर्रीदार। कैसा बेटा? झुर्रीदार। तो आपको ना सिर्फ ये 16 खाने भरने हैं बेटा, बल्कि इनको ये भी लिखना है कि ये दिखने में कैसे है। जैसे मैंने ये वाला बॉक्स भरा, तो ये मेरा ये आ गया। अब ये दिखने में ये कैसा है? यहाँ से तो ये झुर्रीदार है और यहाँ से ये कैसा है? पीला। समझ में आई बेटा बात? तो आपको ये 16 का 16 बक्सा भरना है, ठीक है? और उनके नीचे ये लिखने हैं कि वो दिखने में कैसे हैं। पक्का? तो मैं आपके ऊपर छोड़ दूं कि हाँ भाई मेरे बच्चे समझदार हैं और वो इसको भर लेंगे। अगर आप समझदार हैं और आप इसको भर लेंगे तो डायरेक्ट अपन कुछ और बात पे चलते हैं। तो इस तरह से आपको F2PD मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? F2PD, अगर आप ये 16 का बक्सा भर लेते हैं तो। और इस F2PD में टोटल कितने हैं? 16 हैं। तो 16 आपको क्या मिले? जायगोट देखने को मिले, या मैं कहूँ संततियाँ देखने को मिलेगी। अब इन 16 को अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो देखने के आधार पर 4 प्रकार के दिखेंगे आपको। कितने प्रकार के? जब आप इनका बॉक्स भर लेंगे ना बेटा, और बॉक्स भरने के बाद ये भी लिख लेंगे कि कौन सा दिखने में कैसा है, तो आपको बेसिकली ये 4 प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा गोल और पीला। क्या देखने को मिलेगा? गोल पीला। एक आपको देखने को मिलेगा गोल हरा। एक आपको देखने को मिलेगा झुर्रीदार पीला। और एक आपको देखने को मिलेगा झुर्रीदार हरा। समझ में आई बेटा मेरी बात कि नहीं आई? ये 16 जब आप बक्सा भर लेंगे ना पूरे का पूरा, और जब आप इनको देखेंगे कितने प्रकार के हैं, तो आपको ये 4 प्रकार के देखने को मिलेंगे। अब इनमें से इनको जोड़ना, गिनना कि गोल पीले कितने हैं।
ढंग से गिनना अच्छी तरह से। गोल पीले आपको मिलेंगे 9, 9 से कम और ज़्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब गलतियाँ कर दी आपने। गोल हरों को गिनना, ये कितने मिलेंगे आपको 3। झुर्रीदार पीले को गिनना, ये मिलेंगे आपको 3। और झुर्रीदार हरे को गिनना, ये आपको मिलेगा 1। चाहो तो जोड़ लो, 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 1 16। बताओ सही गणित हुई कि नहीं हुई? बन गए ना 16 के 16। तो दिखने में ये 4 प्रकार के हैं और वैसे 16 हैं। तो दिखने का अनुपात क्या आ रहा है? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। और याद करो, दिखने के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप अनुपात। क्या बोलते हैं बेटा? लक्षण प्रारूप अनुपात। तो ध्यान रखना, द्विसंकर संकरण में F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात आता है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, जबकि एकल संकर संकरण में जो लक्षण प्रारूप अनुपात आया था वो था 3 अनुपात 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? पक्का ये समझ में आ गया अच्छी तरह से? अब हमारे उसी सवाल पे हम वापस चलेंगे। याद करो स्टार्टिंग में क्या सवाल मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि मेंडल साहब ये जानना चाहते हैं कि क्या एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित करती है या नहीं करती है। याद है कि नहीं है? आओ जरा चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ एक लक्षण की बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा हम बात करेंगे बीज की आकृति की। किसकी बात करते हैं? बीज की आकृति की। तो बीज की 2 आकृतियां हैं, या तो वो गोल है या फिर वो झुर्रीदार है। सही है। अब इन 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 में से देखो गोल कितने हैं। तो 9 गोल तो मेरे को यहीं दिख गए और फिर 3 और दिख गए, आगे नहीं दिखे। तो 12 मुझे मिले गोल। मैं हरे पीले को देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ बीज की आकृति देखनी है। अब झुर्रीदार मैंने देखे, 3 तो मुझे दिख गए और एक और मुझे दिख गया 4। तो बेटा अनुपात कितना आया बताओ? 3 अनुपात 1। और बताओ ये अनुपात सेम जब मेंडल का एकल संकर संकरण हमने कराया था, तो क्या वहाँ पर लक्षण प्रारूप अनुपात ये आया था कि नहीं आया था? आया था। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। चलो, दूसरा है हमारा बीज का रंग। अब रंग में 2 वैरायटी है हमारे पास, या तो पीला है या हरा है। अब पीले कितने गिनो? 9 तो मेरे को ये दिख गया, 3 यहाँ दिख गया मेरे को, 12 है। हरा देखो 3 और 1 4 है। अनुपात कितना आया? 3 अनुपात 1। यहाँ आकर मेंडल साहब का दिमाग ठनका कि यार जब मैं 2 लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन कराता हूँ तो अनुपात आता है F2PD का 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। सही बात है। लेकिन जब इसी में मैं एक लक्षण की बात करता हूँ तो अनुपात 3 अनुपात 1 आता है। और ये वही अनुपात है जो अकेले एकल संकर संकरण में भी आया था। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना बेटा कि एकल संकर संकरण में भी अनुपात 3 अनुपात 1 आता है, और द्विसंकर संकर संकरण में भी जब एक लक्षण की बात करते हैं तो भी अनुपात 3 अनुपात 1 ही आता है। इसका मतलब यह है कि एक लक्षण का अनुपात तो फिक्स ही बैठ रहा है। उसे अकेले क्रॉस कराओ तो भी 3 अनुपात 1 आ रहा है, उसे किसी के साथ क्रॉस कराओ तो भी 3 अनुपात 1 ही आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। क्योंकि अगर बीज की आकृति, मान लो बीज के रंग की वंशागति को प्रभावित करती तो अनुपात कुछ तो बदलता बेटा। ये तो वही अनुपात आ रहा है जब इनको अकेले अकेले में क्रॉस कराते, और साथ में क्रॉस करा रहे हैं तो भी वही अनुपात ही आ रहा है। इसका मतलब एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। और याद कीजिए, इसे ही कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या कहा जाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेरी बात बहुत गौर से सुने। मेंडल के द्विसंकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब द्विसंकर संकरण में एक लक्षण की बात करने के लिए लक्षण प्रारूप अनुपात निकाला तो वही आया जब किसी एकल संकर संकरण में आता है। इसका मतलब यहां पर इन्होंने एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि अगर प्रभावित करते तो फिर डेफिनेटली क्या बदलता बेटा? अनुपात थोड़ा तो बदलता, जो कि नहीं बदला। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, और अगर ये स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक द्विसंकर
संकरण इजिकल टू एकल संकर संकरण गुणा एकल संकर संकरण। सुनना मेरी बात गौर से, जब मैं दो एकल संकर संकरण को गुणा कर देता हूं तो द्विसंकर संकरण आ जाता है। कैसे आएगा अभी देखो, ये बता देते हैं। एकल संकर संकरण का अनुपात ये आता है ना, इधर भी एकल संकर संकरण का अनुपात ये आता है। इस 3 को इस 3 से गुणा करना रे कितना आता है 9। इस 3 को इस 1 से गुणा करना कितना आता है 3। इस 1 को इस 3 से गुणा करना कितना आता है 3। इस 1 को इस 1 से गुणा करो कितना आता है बेटा 1। तो देखो आया कि नहीं आया। इसका मतलब दो एकल संकर संकरण का गुणा मल्टीप्लाई ही क्या होता है, द्विसंकर संकरण होता है। समझ में आई बेटा बात। जब हमने इनके लक्षण प्रारूप अनुपात को गुणा किया तो द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात आ चुका है। और आप चाहो तो इनके जीन प्रारूप अनुपात को भी गुणा कर लेना। ये मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ। इनको गुणा करने पर द्विसंकर संकरण का क्या अनुपात आएगा वो तुम्हें निकालना है। तो मेंडल ने द्विसंकर संकरण इसलिए कराया क्योंकि वो जानना चाहते थे कि क्या एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित करती है या नहीं करती है, और उत्तर उन्हें मिला नहीं करती है। इसे ही स्वतंत्र अपीवन का नियम कहते हैं। ये बक्सा ज़रूर भरिएगा बेटा। और इस तरह से आज आपने द्विसंकर संकरण को मेरी तरफ से पढ़ लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। अपनी पुस्तक को पढ़ें, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।